नमस्ते। चलिए, हम बादल राग कविता के एक भाग हम पहले देख चुके थे और यह इनका दूसरा भाग है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा कुल मिलाकर देखिए दूसरा तीसरा वाला एक बात करें कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा कुल मिलाकर बादल राग नाम से जो कविताएं लिखी गई उनके 6 भाग हैं। कितने भाग हैं? 6। हमारे कोर्स में कौन सा भाग शामिल किया गया है? छठा भाग शामिल किया गया है। और छठे भाग की जो कविता थी वो बड़ी थी, हमारे बोर्ड कविता के मुकाबले छोटा था और इसलिए हमने इस कविता को 1/2 खंडों में विभक्त किया। एक रिकॉर्डिंग कर चुके हैं, उससे इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि पूरी बात आगे बढ़ सके। और उसके बाद ये दूसरा इसका भाग है। अब दूसरे भाग पर देखते हैं। देखिए, पहले भाग में हमने देखा था कि अंतिम पंक्तियों की बात करें हम यदि कि बादल जब और सैकड़ों बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर बरसते हैं तो और बिजलियां जब उसकी गिरती हैं तो वो भी क्षत विक्षत हो जाते हैं। अर्थात तो पहाड़ आप देखते हैं, जानते हैं कि बरसात के मौसम में दरक जाते हैं। उसी प्रकार से जब क्रांति होती है, क्योंकि बादल को किसका प्रतीक माना गया है? क्रांति का। को क्रांति जब होती है, बदलाव, क्रांति का अर्थ बदलाव ही है, परिवर्तन ही है। जब परिवर्तन होते हैं तो जो बड़े हैं वो अपने आप ही, वो स्वतः ही धराशायी हो जाते हैं। उनका धराशायी होना ही क्रांति की सफलता है। ये माने आप कि बड़े जो चीजें हैं या जो पूंजीपति हैं वो धराशायी होते हैं। यही छोटे लोगों की तथाकथित तथाकथित जिन्हें समाज छोटा कहता है, लोग छोटा कहते हैं, उनकी जीत है। किसान मजदूर या उस गरीब तबके की जीत है जो मेहनत की रोटी खाता है। अब यहां देखें, अब इसमें आगे कहते हैं कि हंसते हैं छोटे पौधे लघु भाग सस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ मिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से ही है शोभा पाते। विप्लव का अर्थ होता है क्रांति और रव का अर्थ होता है स्वर। रव का अर्थ क्या है? स्वर। कि क्रांति के स्वर से जो छोटे हैं, तथाकथित छोटे, जिन्हें छोटा कहा गया है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, कि जिस भी कारण से किसी व्यक्ति को छोटा कहा जाता है कि ये तो छोटी जाति है। यार, जात के आदमी और महिला दो जाति और भी मत हरिया, सोच छोटी है ना? तो छोटा जिनको कहा जाता है वो लोग, और यह जो क्रांति होती है इस क्रांति के स्वर से शोभायमान होते हैं या सुशोभित होते हैं या शोभा प्राप्त करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि क्रांति इन्हीं लोगों के दम पर शुरू होती है और इन्हीं लोगों के दम पर चलती है, इन्हीं लोगों के दम पर वो जीती जाती है। कवि यहां कहते हैं कि हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, कि जब चारों तरफ जल ही जल व्याप्त हो जाता है, अर्थात क्रांति हो जाती है या जल व्याप्त हो जाता है, बादल के बरसने से प्लावित हो जाता है, जल प्लावित हो जाती है पूरी धरती, तब जो छोटे छोटे पौधे हैं वो बेशक उनमें वजन थोड़ा था, लेकिन वो अपने उस थोड़े से वजन के साथ भी और हंसते रहते हैं। सस्य अपार, उसकी जो हरियाली थी वो अपार है, बहुत ज्यादा हरे भरे है। और हरा भरा होना खुशी का प्रतीक है कि जब बरसात होती है या क्रांति होती है, अर्थात बदलाव होते हैं, तब जो छोटे, जिन्हें छोटा माना गया था, वो ही ज्यादा खुश, ज्यादा प्रसन्न होते हैं। सस्य का अर्थ हरियाली, अपार का मतलब जिसका कोई पार न हो। हिले हिले खिले खिले, कि वो खिलखिलाते हैं, हिलते हैं, डोलते हैं और हाथ हिलाते हैं तुझे। जैसे छोटे छोटे पौधे हैं वो थोड़ी बहुत हवा चलती है तो उसमें इस प्रकार से हिलते हुए दिखाई देते हैं, तब ऐसा लगता है जैसे ये हाथ हिला कर और किसी को बुला रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तुझे बुलाते, वो तुम्हें बुलाते हैं। किसको? क्रांति वीर या क्रांति के दूत बादल को। विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते, कि विप्लव रव जब क्रांति का स्वर होता है तो उस क्रांति के स्वर से, और जिन्हें छोटा कहा जाता है, तथा कथित शब्द का शाब्दिक अर्थ है जैसा कि कहा जाता है, तो जिन्हें छोटा कहा जाता है वो लोग ही शोभा प्राप्त करते हैं। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, रुद्ध कोश क्षुब्ध तोष है,
अंगना अंग से लिपटे भी, धनी वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। कि जब क्रांति होती है और क्रांति या बदलाव होते हैं तो उस क्रांति का अर्थ या उस क्रांति से परेशान, उससे त्रस्त कौन होता है? वो त्रस्त ये होते हैं, अट्टालिका नहीं है रे, कि जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो वास्तव में ऊंची इमारतें नहीं है, वो क्या है? वो आतंक के भवन है, वो आतंक फैलाने के अड्डे हैं सदा। और क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो पूंजीपति हैं या जो राजशाही की, यदि क्योंकि 1920 में यह कविता लिखी गई थी और 1920 में जब लिखी गई थी उस समय अंग्रेजों का राज था या राजाओं का जो राज था, राजतंत्र था, जागीरदार सामंत इत्यादि हुआ करते थे। तो वो लोग भी और अपने ऊंचे महलों में रहते और गरीब जनता का शोषण और उन पर अत्याचार किया करते थे। कि वो अट्टालिका नहीं है रे, ये आतंक भवन है सदा। पंख, पंख का अर्थ होता है वैसे कीचड़, लेकिन यहाँ पंख का अर्थ किसके लिए आया है? जो गरीब छोटे या किसान मजदूर या जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनकी या शोषण किया जाता है, जिन पर अत्याचार किए जाते हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं। कि सदा पंख पर ही होता है जल विपल व प्लवन, कि कीचड़ पर ही होता है क्या? जल की क्रांति या जल जब चारों तरफ से बरसात होती है, चारों तरफ जल ही जल हो जाता है, तो किस पर होता है? कीचड़ पर ही होता है, क्षुद्र प्रफुल्ल जलद से। और उसी कीचड़ में जो प्रफुल्लित, प्रफुल्ल का अर्थ होता है प्रसन्न, जो प्रफुल्लित जलज अर्थात कमल, जो प्रफुल्लित कमल खिला हुआ है, उससे सदा छलकता नीर है, उससे ही क्या होता है? नीर छलकता है। अर्थात देखिए अब दोबारा, कि सदा पंख पर ही होता जल प्लावन विपल व प्लावन, कि जब कभी क्रांति होती है तो क्रांति का जो प्रसार है वो इस पंख पर ही होता है। और कीचड़ शाब्दिक अर्थ है। दूसरा अर्थ यदि हम ग्रहण करें तो किसे कहा गया है? पद दलितों को, या जो सर्वहारा वर्ग है। सर्वहारा का मतलब होता है जिस वो समाज जो बहुत ज्यादा संख्या में है, और बुर्जुआ वर्ग उससे कहा जाता है जो जिनकी संख्या बहुत कम है लेकिन सुख के संसाधनों पर उनका अधिकार ज्यादा रहता है। लाइट जाने की वजह से बोर्ड पे हो सकता है थोड़ी बहुत चमक है, तो आप मैनेज कर लेना थोड़ा सा। तो जल विपल व प्लावन, की जल जब क्रांति होती है तो क्रांति रूपी जो जल है उसमें सबसे ज्यादा भी यही लोग जो पद दलित हैं, जो सर्वहारा हैं, जो पंख की तरह से वही उसमें प्लावित होते हैं। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज, कि जिस प्रकार से छोटा सा कमल उस कीचड़ में भी खिला रहता है और उससे सदा छलकता नीर, और उससे जल छलकता रहता है, जल उसके ऊपर ढुरकता रहता है, उसी प्रकार से दो छोटे या जो कीचड़ में सने हुए जो लोग थे उन लोगों पर वो वही लोग और उस क्रांति से प्रसन्न होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, और उनसे सदा छलकता नीर, उनसे नीर छलकता, अर्थात एक दूसरे के साथ सहयोग की, बंधुत्व की, भाईचारे की भावना भी उनके साथ रहती है। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, भले रोग हो या शोक हो, शोक मानी दुख, रोग मानी बीमारी, रोग शोक कोई भी चीजें हो वो सब में हंसते हैं शैशव का सुकुमार शरीर। सुकुमार वैसे कहते हैं नाजुक, तो शैशव मतलब बचपन का, अर्थात किसी भी चीज रोग या शोक, वो जो लोग क्रांति करने वाले हैं अर्थात सर्वहारा वर्ग के लोग हैं, भले रोग हो अर्थात या अथवा शोक हो, दोनों स्थितियों में वे हमेशा अपने सुकुमार शरीर के साथ हंसते रहते हैं। रुद्ध कोश है। अब बात आती है पूंजीपतियों की, कि उनका कोष है वो रुद्ध है, वो बंद हो गया है, उनके खजाने पर ताला लग गया है, क्षुब्ध तोष, और उनका जो संतोष है वो बड़ा दुखी हो गया है। अंगना अंग से लिपटे भी, वो अंगना का अर्थ होता है वैसे स्त्री, कि अपनी स्त्रियों के अंग से, शरीर से लिपटे हुए हैं वे धनी लोग। वज्र गर्जन से बादल, और बादल की जो वज्र गर्जना है उसे सुनकर त्रस्त नयन, उनकी आंखें त्रस्त हो गई हैं, पीड़ित हो गई हैं, और वे मुख ढांप रहे हैं, और वे मुख छुपाते फिर रहे हैं, या क्रांति करने वाले उस सर्वहारा वर्ग से डर गए हैं और वे अपनी अंगना अंग से लिपटे अपने अट्टालिकाओं में, अपने महलों में पड़े हैं। अब देखिए एक छोटा सा एक नई जानकारी है।
एक यहां शब्द आया है अंगना और दूसरा आया है अंगना। दो शब्द होते हैं, दोनों एक जैसे श्रुति सम विनार्थक शब्द हैं, युग्म शब्द हैं। अब इनमें क्या होता है, इस अंगना का अर्थ तो होता है स्त्री और इस अंगना का अर्थ होता है हमारा आंगन या घर का चौका या घर की चार दीवारी के बीच का जो मामला है वो। अब देखिएगा क्या होता है, आप में हम बार बार ये शब्द सुनते हैं वीरांगना, है ना, कि 26 जुलाई 2021 को वीरांगनाओं का सम्मान किया गया, अर्थात क्योंकि कारगिल युद्ध का स्मृति दिवस है तो 26 जुलाई को और वीरांगनाओं का सम्मान किया गया, अभिवादन किया गया, उनको सम्मान पत्र भेंट किए गए, आदि आदि जो बातें आती है। वीर धनंगना, क्योंकि सैनिक शहीद हो गया, सैनिक वीर था और उस सैनिक की जो स्त्री है, उसकी जो पत्नी है वह वीरांगना, वीर है जो महिला, वह वीर है जो महिला वह वीरांगना शब्द वीर धन अंगना से बना है और वीरांगना का अर्थ होता है वीर महिला। जैसे लिखने वाला लेखक और लिखने वाली लेखिका, उसी प्रकार से वीर और वीरांगना। आप ये ध्यान रखें कि वीर का विपरीत लिंग यदि पूछा जाता है, अपोजिट जेंडर हमसे पूछा जाता है तो हम वीरांगना लिखेंगे, ध्यान रखें। अब आता है जीर्ण बाहु शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृष्ण का धीर, ए विपल्व के वीर चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, हे जीवन के पारावार। पारावार का अर्थ होता है सागर, समुद्र, जीवन का अर्थ होता है जल, हे जल के सागर, हे जल के पारावार अथाह भंडार। तुझे बादल को पुकारते हुए कह रहा है कवि कि ए जीवन के सागर, ए जीवन के पारावार, उसकी जीर्ण बाहु, उसकी भुजाएं बड़ी कमजोर हैं, शीर्ण शरीर, शीर्ण का अर्थ होता है शिथिल। जब आदमी में स्वस्थ होगा तो उसमें चुस्ती रहेगी, स्वस्थ नहीं है तो क्या होगा, वह शिथिल आलसी या हम कहें सुस्त हो जाता है, चुस्त का विपरीत। जीर्ण का अर्थ होता है कमजोर, बहुभुजा कि उसकी भुजाएं कमजोर है, शरीर शिथिल हो गया है। तुझे बुलाता कृष्ण का धीर, वह कृष्ण के जो अधीर है, जिसमें धैर्य नहीं है, अधैर्यवान, जिसमें धैर्य है वो तो धैर्यवान नहीं है, वो अधैर्यवान है। ए विपल्व के वीर, हे क्रांति करने वाले वीर, चूस लिया है उसका सार, अरे क्रांति करने वाले वीर उसका सार चूस लिया है। और सार का अर्थ यहाँ पर है खून से, कि उसका खून चूस लिया गया है, किसके द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा, हाड़ मात्र ही है आधार। और अब तो उसके शरीर में सिर्फ ये अस्थि पंजर या हड्डियों का ढांचा ही शेष बचा हुआ है। ए जीवन के पारावार, हे जीवन के पारावार, हे जीवन के अथाह भंडार, तुम ऐसा कुछ करो, ऐसी कोई क्रांति करो कि उस कृष्ण का जो जीवन है उसकी भुजाएं भी फिर से सुडौल हो जाए, उसका शरीर फिर से चुस्त हो जाए और उसके शरीर में केवल हड्डियां नहीं मांस भी रहे और उसके शरीर में का जो खून है वो फिर से हिलोरे मारने लगे। तो इस प्रकार से और कवि क्रांति के दूत के रूप में बादल को प्रस्तुत करता है और बादल को, इस बादल का आह्वान करता है, आह्वान करता होता बुलाना, और बादल का आह्वान करता है कि अरे बादल तुम आओ, तुम ही इस क्रांति के वीर हो, क्रांति के दूत हो, क्रांति के अगुआ हो, और तुम आओ ताकि यह जो सर्वहारा वर्ग है या जो गरीब मजदूर किसान का वाला वर्ग है, वो जिसे मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, बदले में मिलता कम है, अधिकार कम है, न्याय उसके साथ नहीं है, प्रशासन उसके साथ नहीं है और समानता तो कभी उसके साथ होती ही नहीं है। तो उस वर्ग, उस सर्वहारा वर्ग के साथ ही तुम करो, उसका पक्ष लो और उसके साथ ही खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी गर्जना सुनकर तो बड़े बड़े जो ऊंचे पहाड़ थे वो पहाड़ भी दरक जाते हैं। तो इन पूंजीपतियों की क्या हैसियत है, इनकी क्या औकात है, वो भी डरेंगे। और उसके आगे देखें, जैसे कहते हैं कि अट्टालिकाएं जो है वो आतंक भवन है, लेकिन उन अट्टालिकाओं में भी क्या है, जो अंगना अंग से लिपटे हैं, वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। वो तुम्हारे गर्जना सुन सुनकर
तो उनकी आंखें त्रस्त हो गई हैं, पीड़ित हो गई हैं, दुखी हो गए हैं और आज वो अपना ही मुख छुपाते फिर रहे हैं, क्योंकि उनका कोष है वो रुद्ध हो गया है, रोक लिया गया है, अर्थात उस पर सर्वहारा वर्ग ने कब्जा कर लिया है। क्यों कर लिया है? क्योंकि मालिकाना हक कहने को तो उस पूंजीपति का था, लेकिन पूंजीपति का न होकर उन गरीब लोगों का था जिसका खून चूस चूस कर उसने अपने खजाने भरे थे। तो उन पर कर लिया है, अधिकार कर लिया है। इसलिए तुम भी कुछ ऐसा करो कि किसान मजदूर सबका भला हो सके। पहली पंक्ति से देखें तो तीर्थी है समय समीर सागर पर, है ना, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। तो मतलब उसके जीवन पर हमेशा अस्थिर सुख है, वो अस्थिर रहता है। जैसे पवन अस्थिर रहती है, चंचल होती है, एक जगह से दूसरी जगह बहती रहती है, उसी प्रकार से किसान के जीवन में सुख है वो अस्थिर है, लेकिन दुख की छाया हमेशा उसके ऊपर ही मंडराती रहती है। जैसे सूर्य की तपन है उसकी तरह से। और जैसे सूर्य की तपन से मुक्ति दिलाने के लिए बादल बरसते हैं, बादल के बरसने से सूर्य की तपन कम हो जाती है, उसी प्रकार से हे क्रांतिवीर, हे विप्लव के बादल, तुम ऐसा कुछ करो ताकि और इन लोगों का जो दुख है वो थोड़े एक दिन की बात है, दिन में गर्मी है, तपन है, लेकिन रात में कम से कम सूर्य की धूप नहीं होगी। लेकिन उनके जीवन में जो तपन है, जो पीड़ा है, वह बहुत लंबी चलने वाली है। इसलिए उस जीवन रूपी जो समीर सागर पर जो तैर रही है तपन रूपी आग, उस आग को ठंडा करो हे बादल, हे क्रांति रूपी बादल, हे क्रांति दूत बादल, तुम बरसो ताकि उनके दुख कम हो। तो दोस्तों कुल मिलाकर, हालांकि मैं क्लास बड़ी कर देता हूं, बहुत ज्यादा नोट्स में इतना नहीं लिखा हुआ, नोट्स कम से कम आपको 3 दिन पश्चात मिलेंगे। तब तक के लिए आप एक बार ये वीडियो देखें, दोनों एक साथ देखें। और वीडियो देखने का दोस्तों फायदा जो है वह यह है, क्योंकि नोट्स की अपने एक सीमा होती है, उसमें सारी बातें हम नहीं लिख सकते और ना लिखनी चाहिए भी, और लिखी भी नहीं जा सकती। धारा प्रवाह जब वो बोल रहे होते हैं उस समय जो जो बातें हमारी स्मृति में आती हैं, स्मरण हो आती हैं, वो सारी बातें यहाँ मेंशन कर दी जाती हैं। तो वीडियो की अपनी सीमाएं हैं और नोट्स की अपनी सीमाएं हैं। तो नोट्स आपको 2-3 दिन बाद मिलेंगे ताकि आप इस वीडियो को देख लें और एक समझ बन सके कि हाँ, बादल राग नाम की जो कविता है, उस कविता में कवि निराला ने क्या कहना चाहा होगा, उसका सेंस क्या था। अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से उसका आइडिया लगाए, या कवि की जो कल्पना थी, कवि की जो बात थी, उसके संदेश तक हम पहुंच सके। अब इस बात का जब भी कभी कोई बात आती है, जब भी कभी कोई बात आती है, उस बात के लिए कम से कम आप उस समय को महत्व देना नहीं भूले। समय की जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। यह कविता 1920 ईस्वी में लिखी गई थी। आजू बाजू का टाइम देखते हैं तो 1918 15-16 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। 1920 में रूस की क्रांति हुई थी। 1920 में ही बंगाल में किसान आंदोलन चल रहे थे। तो ये जो सारी चीजें इनसे और प्रभावित होती हैं, सारी चीजें एक दूसरी चीजों से प्रभावित होती हैं। तो निराला जी या कवि निराला जो है वो भी रूस की क्रांति से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नतीजों से और आने वाले बदलावों से इनसे प्रभावित थे, और उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपनी बात यहाँ लिखी है। जैसे कई बार आता है ना कि हमारे मोदी जी को नेहरू जी काम नहीं करने देते, या नेहरू जी ने ये नहीं किया। यार 1947 में देश आजाद हुआ था, 4% 5% आपकी शिक्षा दर थी, संसाधन क्या थे आपके पास। आज आप इस लायक हो, इस काबिल हो कि अंतरिक्ष तक आपकी धाक जमी हुई है। तो ये अकेले नहीं हुआ था। कभी सुनिएगा डॉक्टर कलाम की जीवनी, जो कि गुलजार ने और यूट्यूब पर अपनी आवाज में प्रस्तुत की है, लगभग घंटे भर की है, आनंद आएगा। आप उर्दू अल्फाज हैं उसमें, लेकिन उर्दू अल्फाजों का अपना अलग मजा है, उर्दू की तो मोहब्बत ही कुछ अलग है। तो आप उनको देखें, और जब भी कोई बात हो तो उस टाइम के हिसाब से उसको मैनेज करें, तब जाके बात दिमाग में या बात समझ में आएगी। अन्यथा आप आज के हिसाब से सोचेंगे तो आज के हिसाब से न तो राजतंत्र है तो बात ही खत्म, कविता प्रासंगिक ही नहीं रही। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रासंगिक नहीं होती। तो हमारी पाठ्य पुस्तक चयन समिति जो है वो इतने अपरिपक्व नहीं है, अनमेच्योर नहीं है कि वो यहाँ इस कविता को रखते। तो देखें, पढ़ें, दोनों कविताएं, दोनों भाग देखें। इस कविता, इस भाग को देखने से पहले पहले वाला भाग देखें। और यहाँ तक आए हैं
सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल वाला बटन दबा देवे, ताकि काम में आएगी आपकी जानकारियाँ। और बाकी अपने साथी, अपने दोस्त, अपने स्टूडेंट्स को और ये चीज़ें शेयर करते रहें। धन्यवाद, नमस्ते।